नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और ये है जनवाणी कार्यक्रम जो है लाइव फोन इन। जी हाँ, ये जुड़ा है आपकी समस्याओं से और हमारा प्रयास है कि उन समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाएं और साथ में ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। और आज हम बात करेंगे हिमाचल में नाबार्ड की भूमिका के बारे में। नाबार्ड किस तरह से हिमाचल में काम कर रहा है, आपको पता है कि ये एक वित्तीय संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके मन में है, नाबार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप सीधे स्टूडियो में जुड़ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर 0177 यहाँ का STD कोड और 28000177 28000178 यहाँ के फ़ोन नंबर है। एक बार फिर से आपको नंबर्स बता देते हैं, 28001777 और 28001778 और STD कोड आपको यहाँ पर पता है जो कि है 0177। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में है नाबार्ड से ही जुड़े मुख्य महाप्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड शिमला दिनेश रैना जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दिनेश जी, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि नाबार्ड किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से ये ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करता है। देखिए, ऐसा है कि 1982 में नाबार्ड का गठन हुआ जी। सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था, क्रेफी कार्ड। उस कमेटी के जो सुझाव थे उनमें से एक ये था कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र जो हैं वो हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। हमारी अधिकांश आबादी वहाँ रहती है, इसलिए उनका ये मानना था कि इस क्षेत्र के विकास के लिए एक अलग से बैंक बनाया जाए और उसी की सजेशंस के ऊपर नाबार्ड का 1982 में गठन हुआ जी। नाबार्ड का जो उद्देश्य जो बनाने का उद्देश्य है वो ये है कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए जो कुछ भी करना है वो सारी गतिविधियां नाबार्ड कर सकता है जी। ऑब्जेक्टिव यही है कि ग्रामीण क्षेत्र का और कृषि का विकास होना चाहिए जी। तो आपके जैसे कि हमने पढ़ा है कि नाबार्ड 3 सेक्टर्स पे काम करता है, जैसे कि फाइनेंस है, फिर विकास है, फिर निरीक्षण उसका होता है। तो सबसे पहले हम फाइनेंस की बात करते हैं, तो कैसे जो वित्तीय समावेशन है वो आपका बनता है। नाबार्ड की गतिविधियां हैं उसमें जो आपने जैसे फाइनेंस की बात करी तो हम पुनर्वित्त प्रदान करते हैं बैंकों को जी। पुनर्वित्त का मतलब कि बैंक नीचे लोगों को विभिन्न गतिविधियों के लिए ऋण देता है जी। और ग्रामीण क्षेत्र में जो उसने ऋण दिया उसके लिए देने के बाद वो हमसे, अगर उनके पास पैसे की कमी है, उनको और पैसा चाहिए, तो हमसे वो पुनर्वित्त यानी रीफाइनेंस ले लेते हैं जी। तो उन गतिविधियों के लिए बैंक ने जो नीचे आम जनता में लोन बांटा है उसके अगेंस्ट वो हमसे रिफाइनेंस ले लेते हैं जी। अगर रिफाइनेंस की एक्टिविटी की अगर आप बात करें तो पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष में 2020-21 में हमने 2500 करोड़ के रिफाइनेंस अपने हिमाचल स्टेट में अलग अलग बैंकों को, ये जो अपने कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उनको दिया है जी। तो लोग आपसे डायरेक्ट नहीं जुड़ पाते हैं, तो किस तरह से आप लोगों तक अपनी योजनाओं को पहुंचाते हैं। जहाँ तक ऋण का सवाल है तो ऋण तो देखिए हम डायरेक्ट लोगों को नहीं देते हैं जी। मगर हमारी बहुत सारी गतिविधियां हैं, जैसे आपने बताया कि फाइनेंस एक हमारी गतिविधि है जी। एक आपने बताया था कि निरीक्षण हमारी गतिविधि है जी, और एक आपने तीसरी जो बात की थी वो विकास की थी जी। तो विकास के कई कार्यक्रम हैं जो हम लोगों तक सीधा पहुंचाते हैं। इसके लिए हम जो गैर सरकारी संगठन है, NGOs होते हैं, उनके माध्यम से हम अलग अलग तरह के जो कार्यक्रम हैं वो हम ग्रामीण क्षेत्र में उनको करवाते हैं जी। उदाहरण के तौर पे हमारा एक ट्राइबल डेवलपमेंट फंड है जी। ये फंड जो है ट्राइबल एरियाज़ के लिए है जी। और वहाँ पे हम NGOs के माध्यम से जहाँ पे ये प्रोजेक्ट चलाते हैं उसमें कम से कम 200 से 250 फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं जी। उन सारी फैमिलीज़ को 1 एकड़ प्लॉट के ऊपर हम वाड़ी जिसको मतलब कहते हैं, एक शब्द है वाड़ी जी। जो है कि बगीचा डेवलप करना जी। तो उसके लिए हम ग्रांट देते हैं 1 एकड़ के लिए। उन 200 फैमिलीज़ को हम 1 एकड़ प्लॉट पे किस तरह के पेड़ लगाने चाहिए, कैसे लगाने चाहिए, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करने के लिए उनको क्या क्या करना चाहिए, ये सब हम उनको प्रशिक्षण भी देते हैं और उनके लिए उनको प्लांटिंग मटेरियल भी देंगे, ग्रांट भी देंगे। यानी एक तरह से ये स्वरोजगार की हेल्प या बेरोजगारी को कम करने के लिए भी हाँ, ताकि उनके पास अपने सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। और इस कार्यक्रम की
में ये भी होता है कि जैसे अपन ने पेड़ लगाया तो फलदार पौधा है वो 4-5 साल बाद आपको उत्पादन देगा, तो उस दौरान पहले 3-4 साल में इंटरक्रॉपिंग करके दूसरे क्रॉप्स लिए जा सकते हैं जिनसे उनकी इनकम चलती रहती है, और चौथे और पांचवें साल में जाके जब फल आने शुरू होते हैं तो उनकी इनकम का स्रोत बन जाता है। जैसे आपने ये कहा कि ट्राइबल फंड की बात हुई है, तो इसमें जो आपने 1 एकड़ की ज़मीन की बात की, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर की होनी चाहिए या फिर लोगों की पर्सनल ये ज़मीन होती है? ज़मीन उनकी पर्सनल होगी, जिसके पास ज़मीन है उसी का हम जो है वाड़ी डेवलप कराते हैं। जी जी। तो एक तो ये हो गया जी। दूसरा हमारा एक वाटरशेड डेवलपमेंट फंड है जिसमें हम पूरे वाटरशेड को ट्रीट करते हैं जी। ये वाटरशेड जनरली 1000 हेक्टेयर के आसपास का होता है। ये जनरली उस क्षेत्रों में होगा जहाँ पे बरसात की कमी है, जो रेनफेड एरिया कहलाता है। जी जी। तो वहाँ पे अलग अलग तरह के कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स भी बनाए जाते हैं, गैबियन स्ट्रक्चर है, चेक डैम हो गए, ट्रेंचिंग कराई जाती है, वेज प्लांटेशन कराई जाती है। उद्देश्य वाटरशेड डेवलपमेंट का ये है कि पानी को संचय करें जहाँ गिरता है वहाँ पे भी, और नीचे बहने से रोकें, जो सॉइल इरोजन होता है उसको रोकें, और इन सब गतिविधियों के करने से उस एरिया में जो ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी है वो बेहतर हो जाती है, ज़मीन में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, उससे किसानों की जो खेती है उस पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनकी इनकम में भी वृद्धि होती है। जी, जैसे बात कृषि की हो रही है तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि कृषक उत्पादक संगठन के बारे में बताएं, जो कि FPO है, उसके बारे में बताएं कि किस तरह से लोग उसमें आपसे हेल्प ले सकते हैं। देखिए, भारत एक देश है जिसमें ज़्यादातर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं जी। और वही की वही चीज़ अगर अपन अपने हिमाचल प्रदेश स्टेट में लें तो ऐसा ही यहाँ पे भी 80 से 85% लैंड होल्डिंग जो है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के साथ समस्या ये होती है कि एक तो उसका उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो उसको मार्केट में जब जाता है तो कोई अच्छी प्राइस नेगोशिएट कर पाए। जी जी जी। और जहाँ तक उसको अपने इनपुट्स खरीदने का सवाल है तो क्योंकि उसकी ज़मीन छोटी है तो उसकी इनपुट की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती है, तो वो भी उसको जाके रिटेल में ख़रीदना पड़ता है जी। और जैसा कि एक अमेरिका के एक राष्ट्रपति ने भी कहा था कि किसान एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी सारी ज़रूरतें तो रिटेल में ख़रीदता है और अपने उत्पादन को होलसेल में बेचता है जी जी जी। तो बहुत समय से लग रहा था कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं इनको हम किस तरीके से थोड़ा सा सुदृढ़ कर पाएँ कि इनको बेहतर इनकम मिले और इनकी जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो जी। तो एक जो बात सामने आई वो ये थी कि अगर हम इनको संगठित कर दें जी तो ये अपने इन सब चीज़ों में थोड़ा सा इनको फ़ायदा होगा जी। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या जो एक ये कंसेप्ट आया, इसमें उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़कर उनकी एक तो या तो कंपनीज एक्ट में एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना दी जाए या सोसाइटीज़ एक्ट में अपने स्टेट के उनको एक सोसाइटी के तौर पे रजिस्टर कर दिया जाए। ये किसान फिर सब आपस में मिलकर, अभी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का मतलब है किसान ही उस कंपनी का ओनर है, वही उसका शेयर होल्डर है। तो जो कुछ काम कंपनी करेगी किसानों के लिए करेगी और जो भी उनकी फ़ायदा होगा, मुनाफा होगा, वो भी किसानों में ही बटेगा और निर्णय लेने वाले भी किसान हैं। तो ये उद्देश्य से फार्मर प्रोड्यूसर हम बनाते हैं और नाबार्ड ने हिमाचल प्रदेश में लगभग 107 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करी हैं हमने हमारी ग्रांट से जी। और अभी रिसेंटली भारत सरकार की भी एक योजना आई है जिसमें उन्होंने पूरी कंट्री में 10,000 FPO बनाने के लिए एक टारगेट रखा है जी। उसमें हिमाचल प्रदेश में अभी तक 16 FPO बन चुके हैं। अच्छा जी। और इन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का जो अभी तक हम काम देख रहे हैं उसमें काफ़ी उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं जी जी जी। हमारे कई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ऐसी हैं जो सारे फार्मर्स की रिक्वायरमेंट एक साथ खरीदते हैं, तो बल्क में खरीदते हैं तो उनमें उनको कॉस्ट की सेविंग हो रही है जी। और सब मिलके अगर अपना उत्पादन बाजार में लेके जाते हैं, बेचते हैं, थोड़ी सी बार्गेनिंग कर पाते हैं तो उनको बेहतर कीमत भी मिल रही है। बिल्कुल, जो काम अकेले नहीं हो सकता वो संगठित होकर बहुत अच्छे तरीके से। और भी हम बहुत सारी स्कीम्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपसे अभी जानना चाहते हैं कि जो 2020-21 का दौर रहा है उसमें नाबार्ड ने किस तरह के कार्य किए हैं, किस तरह के जो लक्ष्य प्राप्त किए हैं हिमाचल में खासतौर पर अगर हम बात करें। तो जैसा मैं आपसे अभी शेयर कर रहा था कि लगभग 3,500 करोड़ का कारोबार हमने पिछले साल किया, जो उसके पिछले साल के कंपैरिजन में
39% ज़्यादा था। जी जी जी। और ये वो दौर था जब कोविड की महामारी भी काफ़ी असर इकोनॉमी पे कर रही थी जी। और अगर पुनर्वित्त की बात करें तो जैसा मैंने बताया 2500 करोड़ का हमने पुनर्वित्त बैंकों को दिया जी। और ये जो था पिछले साल के कंपैरिजन में 53% ज़्यादा था। जहाँ तक हमारे विकासात्मक कार्यक्रम हैं जिसमें हम ग्रांट देते हैं उसकी बात करें तो लगभग 20 करोड़ रुपए की ग्रांट हमने 2021 में विभिन्न गतिविधियों के लिए स्टेट में दी है जी। जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो 88% ज़्यादा है जी। एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण जो ऋण हम देते हैं वो राज्य सरकार को RIDF के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, वो जो ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए दिया जाता है। जी जी। तो पिछले साल हमने 844 करोड़ रुपए के तो प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे जी। और 634 करोड़ रुपए हम राज्य सरकार को डिस्बर्स किए थे हमने इन कार्यों के लिए। जी। चालू वित्त वर्ष में अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश को पूरे नेशनल लेवल पे 850 करोड़ का एलोकेशन हुआ था RIDF में जी। मगर मैं हर्ष के साथ आपको बताना चाहूँगा कि आज तक 950 करोड़ रुपए की सैंक्शन हम राज्य सरकार को दे चुके हैं। जी। तो जो RIDF की आपने बात की अभी, तो इसमें किस तरह के कार्य ज़्यादातर रहते हैं अगर हिमाचल में खासतौर पर हम बात करें? देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी आधारभूत सुविधाएं की कमी है उसको ही राज्य सरकार प्रायोरिटी करके हमें प्रस्ताव भेजती है। ज़्यादातर जो हैं अभी हिमाचल में हमने देखा है, एक तो सड़कें बनाने के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट सैंक्शन होते हैं। जी, जी, जी। दूसरा जल शक्ति विभाग के जो इरिगेशन के और ड्रिंकिंग वाटर के प्रोजेक्ट्स हैं इनकी बहुतायत ज़्यादा है, इसी के अंडर आते हैं वो ज़्यादा। ठीक, चलिए हम और भी जानकारी लेते रहेंगे। आपको दर्शकों एक बार फिर से बता देते हैं कि लाइव फोन इन प्रोग्राम है। अगर आप नाबार्ड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप सीधे स्टूडियो में जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं। और आपको नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 0177 2800 177 और 2800 178, 2800 177 और 2800 178। तो आप कॉल कर सकते हैं, तब तक हम अपनी बातचीत जारी रखते हैं। तो एक हम ख़ासतौर पर KCC की बहुत डिमांड रहती है, लोगों को बहुत हेल्प मिली है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए किसान जो है वो फसल उगाता है, उसके लिए उसको ऋण की आवश्यकता होती है। जी। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो एक योजना बनी थी वो इसलिए बनी थी कि जैसे आप और हम एक क्रेडिट कार्ड रखते हैं, जब ज़रूरत होती है हम उसको यूज़ कर लेते हैं और जब भी हमें उसका पैसा अगर हमारे पास आ जाए तो उसको रीपे भी कर सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी किसान क्रेडिट कार्ड योजना में दी गई है, बहुत ही अच्छी योजना है। और इसमें भारत सरकार ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो फसल उगाने के लिए किसानों को लोन देना है 3 लाख रुपए तक, वो बैंकों को कह रखा है कि 7% के ऊपर ही देना है। जी। 7% पे ऋण किसान को मिल जाता है फसल उगाने के लिए। उसमें एक और बहुत अच्छी बात यह है कि अगर वो समय पे अपने ऋण की चुकौती कर देता है जी। तो भारत सरकार की तरफ से उसको 3% इंटरेस्ट के ऊपर अनुदान मिलता है। जी, जी, जी। तो अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही बढ़िया योजना है। किसान जो अपनी फसल उगाता ही है उसको आप देखें तो 4% के ऊपर ऋण मिल जाता है अपनी गतिविधि को पूरा करने के लिए। जी। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है और मैं चाहूँगा कि राज्य में जितने भी किसान हैं मेरा उनसे ये निवेदन रहेगा कि अपना KCC कार्ड अवश्य बनाएं अगर अभी तक नहीं बनाया गया तो। जी। और उसके किसान क्रेडिट कार्ड में जो ये बहुत ही सस्ते दर पे पैसा मिल रहा है उसको उपयोग करके अपनी खेती को बढ़ाएं और अपनी आमदनी को भी बढ़ाएं। जी। इसमें भी क्या रीफाइनेंस का, जैसे कि आपने कहा कि समय पर अगर चुकाते हैं तो रीफाइनेंस की सुविधा इसमें भी रहती है? रीफाइनेंस तो है ही। हम जो 250 करोड़ का मैंने रीफाइनेंस जो बताया उसमें क्रॉप लोन के लिए भी जो रीफाइनेंस दिया जाता है वो उसमें इंक्लूडेड है। सभी में रीफाइनेंस का रहता है। जी। अब हम बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि बहुत सारे गाँव में सुनने को मिलते हैं और उनकी हेल्प आप किस तरह से करते हैं? देखिए नाबार्ड ने 1992 में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था स्वयं सहायता समूह के लिए। और मुझे आज बताते हुए खुशी है कि जो हमने 1992 में 500 समूह के साथ शुरुआत करी थी, आज पूरे हिंदुस्तान में लगभग 45 से 50 लाख के करीब स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं। और ये संसार का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम है। स्वयं सहायता समूह में सबको जानकारी होगी पर मैं फिर भी बता दूं कि 10 से 20 व्यक्तियों का समूह बनाया जाता है। वो आपस में मासिक बचत करते हैं, आपस में लेन देन करते हैं
और कुछ समय बाद जब बैंक उनकी इस प्रक्रिया को अच्छी तरह देख लेता है कि ग्रुप सही ढंग से चल रहा है, तो बैंक उनको उनकी जो बचत है उसके मल्टीपल में उनको ऋण भी प्रदान करता है। जहाँ तक नाबार्ड का सवाल है, हम स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन तो हम सदा से ही देते आए हैं। हम एनजीओ को प्रोजेक्ट सैंक्शन करते हैं, ग्रांट देते हैं कि आप गाँव में जाएं और इस तरह के समूह का गठन करें, उनको बताएं कि समूह किस तरह से संचालित करना है और उनको बैंक तक लेके जाएं और उनको बैंक से जोड़ें और उनसे ऋण दिलवाएं। जी बिल्कुल, यही मन में एक प्रश्न था कि इतने सारे प्रोग्राम्स आपके रहते हैं, इतनी सारी योजनाएं रहती है, लेकिन लोगों के आम लोगों तक ये अवेयरनेस प्रोग्राम किस तरह से आपके रहते हैं ताकि लोगों तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जा सके? देखिए, वैसे तो हमारे जिले में हमारे जिला विकास प्रबंधक हैं, वो बैठते हैं, वो समय समय पर बैंकों से भी संपर्क करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जाके कई वर्कशॉप्स भी करते हैं। बाकी अभी जैसा कि आपको जानकारी है कि वित्तीय समावेशन जो है वो भारत सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य है और नाबार्ड भी उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। हमारे पास एक फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड है, उसमें से हम बैंकों को अनुदान देते हैं वित्तीय समावेशन के लिए। तो बैंकों को हम कहते हैं कि आप गाँव में जाएं और वहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज करें और उनको वित्तीय लेन देन और इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दें। उसमें हमारी जो योजनाएं हैं जैसे स्वयं सहायता समूह, ये भी एक वित्तीय समावेशन का पार्ट है क्योंकि आप उन लोगों को बैंक से जोड़ रहे हैं। उसी तरह हम एक जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, हमारी एक स्कीम है, हम उसमें भी करते हैं। इसी प्रकार और भी जो विभिन्न तरह की योजनाएं हैं उसका हम आम जन तक प्रचार प्रसार करते हैं। इसके अलावा हम, क्योंकि जैसा मैंने आपसे बताया अभी कि हमारे ज़्यादातर प्रोग्राम हम हमारे एनजीओ पार्टनर्स के थ्रू करते हैं। एनजीओ जो हैं वो रूरल एरिया में काम करते हैं, उनके मार्फत भी हमारी स्कीम का प्रचार प्रसार होता रहता है। जी, तो लोगों को यानी सुविधाएं मिलती रहती है एनजीओ के थ्रू या फिर जो आपके बैंक के थ्रू, आपकी हेल्प बैंक के थ्रू भी है। और हम जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन में अभी बताना चाहूँगा, हम जो एफएम रेडियो है, ऑल इंडिया रेडियो है, इसके ऊपर भी हमारी जिंगल्स चलती रहती हैं जिसमें विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जी, जैसे अभी आपने हिमाचल की खास तौर पर बात की, और क्या संभावनाएं आप देखते हैं, क्योंकि हर समय आप देखते हैं हर साल में डेवलपमेंट हो रही है, तो और किस तरह की संभावनाएं खास तौर पर हिमाचल ग्रामीण क्षेत्रों में आप बेहतर तरीके से नाबार्ड के थ्रू पा सकते हैं? देखिए, हिमाचल जो एक स्टेट है वो बहुत ही लकी स्टेट है मैं कहूँगा, और वो इसलिए कि हिमाचल की आबोहवा ऐसी है कि हम यहाँ पे जब प्लेन्स में मौसम नहीं होता तो हम, क्योंकि यहाँ का मौसम बेहतर होता है, यहाँ पे हम सब्जियाँ उगा सकते हैं। जी। तो ऑफ सीजन वेजिटेबल जिसकी हम बात करते हैं उसका पोटेंशियल हिमाचल में बहुत है। तो इसको विकास करना, ये इस तरह के प्रयास करना कि ये जो अपनी इनकी फसल है वो बाजार में सही तरीके से पहुंच पाए, सही तरीके से मार्केटिंग हो पाए, एक उसका यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल मुझे नज़र आता है। साथ ही यही इस तरह की जो वेजिटेबल्स हैं या जो अपने दूसरे प्रोड्यूस हैं उनका फूड प्रोसेसिंग की तरफ भी जो हम बना रहे हैं, एक तो है कि हमने सिंपल उत्पाद बनाया और मंडी में बेच दिया, एक ये हम उसको प्रोसेस करेंगे तो हमारे किसानों को उसकी बेहतर कीमत भी मिलेगी और वेस्टेज भी कम होगा क्योंकि वो वहीं पे इमीडिएटली प्रोसेस हो जाएगा। तो फूड प्रोसेसिंग का भी यहाँ पे बहुत स्कोप नज़र आता है। तीसरा एक जो चीज़ है जो यहाँ पे बहुत हमने देखी है कि जो हम जिसको अकृषि क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें कृषि को छोड़ के जो दूसरे कार्य हैं, जैसे हमारे बुनकर हैं, हमारे आर्टिजन्स हैं, बहुत ही बेहतरीन और सुंदर वस्तु बनाते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि ये लोग इतने हुनरमंद हैं कि कई बार ये देख के बड़ा दुख होता है कि इनके हुनर के हिसाब से इनको उसकी प्राइस नहीं मिलती है। तो ये एक एरिया है जिसमें हमको बहुत पोटेंशियल हिमाचल में नज़र आता है कि हम इनके विकास के लिए कुछ करें और इनका जो प्रोडक्ट है उसको बाजार तक पहुंचा के उसकी सही कीमत अगर हम इनको दिला पाएँ, उस दिशा में जो प्रयास हैं वो बहुत अच्छा एक इनकम का सोर्स इनका बनेगा। और जैसा हम कृषि क्षेत्र में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ऐसे ही हम अकृषि क्षेत्र के लिए ऑफ फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से प्रमोट करते हैं। बिल्कुल, हमारा प्रयास जारी है कि हम उसमें कुछ करें। जानना चाह रहे थे, बिल्कुल, क्योंकि कृषि क्षेत्र से तो बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, एक साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन जिनके पास कोई अपना हुनर है, जैसे स्किल डेवलपमेंट की बात खासतौर पर होती है, तो उनके लिए खासतौर पर किस तरह के प्रोग्राम्स, हम ये जानना चाह रहे थे आपसे। स्किल डेवलपमेंट के लिए हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं। हमारे एक
मतलब अलग अलग नाम है। माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम स्वयं सहायता समूह के लिए खास तौर पे है, जिसमें हम उनकी महिलाओं को प्रशिक्षण देते हैं कि वो जो भी हुनर सीखना चाहें वो सीख के उसके बाद उससे अपनी आय सृजित करें। ऐसे ही एक लाइवलीहुड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारा एक स्कीम है, जिसके तहत हम ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न तरह के स्किल्स के लिए हम ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। उसके अलावा ऑफ फार्म में भी देखें तो स्किल डेवलपमेंट है। हम आरसेटीज जो बने हुए हैं बैंकों द्वारा, उनके मार्फत प्रोग्राम्स कराते हैं लोगों को। अलग अलग तरह की हम स्किल, अभी हमने रिसेंटली डेयरी के ऊपर कराई थी। अगर पशुपालन में कोई कार्य कर रहा है, अगर अच्छी तरह से पशु का पालन करेगा तो उसका उत्पादन बढ़ेगा। तो इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम कराते रहते हैं। और अभी तक मेरे अंदाज है हमने कम से कम 15-16 हज़ार लोगों को ट्रेनिंग विभिन्न एक्टिविटीज़ में हम दे चुके हैं। चलिए, तो ये बात हुई जैसे कि फाइनेंस की बात हमने की, विकास की बात की, लेकिन निरीक्षण, क्या समय समय पर निरीक्षण भी होता रहता है कि लोगों तक जो मकसद है कि लोगों तक ये सभी योजनाएं पहुंचानी चाहिए, लोगों को लोन मिलना चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो इसका निरीक्षण समय समय पर होता रहता है? डेफिनेटली हम जो भी कार्यक्रम सैंक्शन करते हैं एनजीओ को, तो उसका रेगुलर मॉनिटरिंग तो हम करते ही हैं। हमारे जो जिले में अधिकारी बैठे हैं वो भी जाके करते हैं। हमारे क्षेत्रीय कार्यालय से भी लोग जाते हैं और कार्यक्रम का संचालन ठीक तरह से हो रहा है नहीं हो रहा है उसका हम खास तौर पे ध्यान रखते हैं। हमारा प्रशिक्षण का मैं आपको एक ये बताना चाहूँगा कि हम हमारा प्रशिक्षण को सफल तभी मानते हैं जब हमारे से प्रशिक्षित होकर आदमी ने जाके अपना या तो यूनिट लगा दिया या कहीं पे नौकरी करके वो उस पे से पैसे कमा रहा है। जी जी जी। तो हम इस चीज़ के लिए बहुत सजग हैं कि हमने अगर प्रशिक्षण दिया है तो 2 साल तक हम एनजीओ को बोलते हैं कि आप इनसे जुड़े रहेंगे, इनको आपको आगे जाके यूनिट इनका लगवाना ही है जी। तो ये तो एक हो गया निरीक्षण। एक जो निरीक्षण हमारा जो हम एक स्टैट्यूटरी फंक्शन बोलते हैं वो है जो ये सहकारी बैंक है और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इनका BR एक्ट के तहत हमारे को ये दायित्व दिया गया है कि आप इनका निरीक्षण करें। तो वो स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन है जी जी जी। और वो हम इन बैंकों का हर साल करते हैं। तो आपका काम है लोगों को योजनाएं देना, फाइनेंस करना, इतनी सारी हेल्प करना, लेकिन लोगों को क्या आप कहना चाहते हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़े और इतनी सारी जो योजनाएं हैं उनका यूज़ वो कर सकें? मेरा तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से यही निवेदन रहेगा कि एक तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि हम बैंकों को ग्रांट देते हैं कि वो जाके गाँवों के अंदर कैंप ऑर्गेनाइज करके विभिन्न योजनाओं की जानकारी दें। तो मेरा ग्रामीण क्षेत्र में रहे मेरे साथियों से यही निवेदन रहेगा कि आपके पास जो बैंक की ब्रांच है उससे संपर्क करें, पता करें कि वो कैंप कब हो रहा है, उस कैंप में अवश्य भाग लें और जो भी आपके मन में सवाल उठते हैं उनको आप अवश्य ही अपने डाउट क्लियर करें ताकि आपको विभिन्न जो योजनाएं हैं सरकार की और नाबार्ड की उसका आपको फायदा मिले। दूसरा मेरा ये निवेदन रहेगा कि जो भी हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम हो गए या हम जो दूसरे डेवलपमेंट के कार्य करते हैं, मैं ये मानता हूं कि कोई भी कार्य सफल तभी होगा जब जन की भागीदारी हमारे साथ होगी। तो हमारे जितने भी लाभार्थी हैं या जितने भी हम जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, मेरा उनसे यही निवेदन रहेगा कि हमारे कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आपकी कोई समस्या है उसको खुल के बताएं ताकि हम हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन में उसका सुधार कर सकें। और सिंसियरली अगर आप हमारे साथ जुड़ के कार्य करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम हर कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे और उससे सबको फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और लोगों को ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। जितनी भी जानकारी आपने दी, जितनी भी योजनाएं आप चला रहे हैं और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाबार्ड से आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ली, तो आप भी इन योजनाओं का फ़ायदा ले, तभी ये जनवाणी में जो कार्यक्रम हमने पेश किया है कि नाबार्ड की किस तरह से हिमाचल में भूमिका है, तो ये तभी संभव है जब आप इससे जुड़ेंगे। तो जनवाणी कार्यक्रम में आज बस इतना ही, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।